Good morning, everyone. This is Meenu Arora, PGT Physics from Government Senior Secondary School, Boys Civil Lines, Gurugram. So students, in continuation with the previous topic, जो कि हमने last time करा था, that was class 12th, chapter 2, NCERT chapter 2, electrostatic potential and capacitance, और capacitance का हम second part कर चुके हैं. Today we will be doing its last part, that is part 3. उसी को आगे continue करेंगे. So let's see what are the topics that we are going to cover today. As you can see here, we are going to cover part 3 today और इसमें कौन-कौन से further topics आएंगे. First is polar molecules and non-polar molecules. Polar और non-polar molecules क्या होते हैं, उनके examples क्या हैं, उनके uses क्या हैं. We will study this about these molecules. Then we will have dielectrics and polarization of dielectrics. Dielectrics क्या होते हैं और अगर उनकी polarization करें तो क्या होता है, उनका भी आगे further क्या use है. Dielectric strength का क्या meaning है, इसके बारे में पढ़ेंगे. फिर हम करेंगे very important topic of this chapter, that is capacitance of a parallel plate capacitor with a dielectric slab between its plates. अगर हम किसी कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते हैं तो उसकी कैपेसिटेंस पे इसका क्या इफेक्ट आएगा, वो बढ़ेगी, वो कम होगी, वो उतनी ही रहेगी. दिस वी विल बी स्टडीइंग एंड जैसे कि हम हर बार करते हैं लास्ट में हम फिर अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक. टुडेस फर्स्ट टॉपिक, व्हाट इज दैट? पोलर मॉलिक्यूल्स. तो व्हाट आर पोलर मॉलिक्यूल्स? Polar molecules क्या होते हैं? Molecule in which center of positive charges does not coincide with the center of negative charges is called a polar molecule. ऐसा molecule जिसमें positive charges का center और negative charges का जो center है वो coincide नहीं करता, आपस में वो join नहीं होते, ऐसे molecules को हम polar molecules कहते हैं. That means positive, and you also know कि molecules में equal positive और equal negative charges होते हैं. Means जस्ट लाइक अ डाइपोल, जिसमें हम डाइपोल में हमने कहा था कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर देयर, तो इसमें भी वैसे ही है. तो अब ये डाइपोल बनेगा या नहीं बनेगा? डाइपोल हमेशा तभी बनता है जब पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हो और इक्वल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हो और वो किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड भी हो. तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तो हैं मॉलिक्यूल्स के अंदर और उनके सेंटर्स भी कोइंसाइड नहीं कर रहे, मींस उनके बीच में कुछ सेपरेशन भी है. So that's why these molecules have some definite dipole moment. Their dipole moment is not zero, right? Polar है तो dipole moment is non-zero. उल्टा याद रखना है, polar के साथ non नहीं लगा तो इसके dipole moment के साथ non लग जाएगा, that is non-zero. ठीक है, इसकी example, most common example is water. जैसे हमने यहाँ दिखाया, वाटर, 2 हाइड्रोजन्स आर देयर, 1 ऑक्सीजन इज देयर, दिस एंगल वी नो इट इज 105 डिग्री. ये नेगेटिव चार्जेस और ये पॉजिटिव चार्जेस, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा नेगेटिव टू पॉजिटिव, इनके सेंटर्स कोइंसाइड नहीं करते. सो पोलर मॉलिक्यूल डज नॉट हैव सिमेट्रिकल शेप. ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स है उनकी कोई भी सिमेट्रिकल शेप नहीं होती, जैसे इसकी नहीं है. तो और एग्जांपल्स क्या है इनकी? HCl, we have water, we have ammonia, we have carbon dioxide, alcohol, etc. तो आपको इनकी डेफिनेशन, इनकी डाइपोल मोमेंट जीरो है कि नॉन जीरो है, इनकी एग्जांपल्स ये याद करनी है, इनकी शेप कैसी होती है ये याद करना है. आपको एग्जाम में या तो आता है कि डिफाइन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, गिव एग्जांपल्स, और आपको एग्जांपल्स गिवन है तो आपको आइडेंटिफाई करना है. और इनका डिफरेंस भी आ सकता है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का. देन वी हैव नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. A molecule in which the center of positive charges coincides with the center of negative charges is called a non-polar molecule. उसका opposite हो जाएगा. उसमें कहा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के जो सेंटर्स हैं वो कोइंसाइड नहीं करते, तो इसमें करेंगे, राइट? अगर इनमें सेंटर्स कोइंसाइड कर गए, इसका मतलब नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो जीरो हो गया, और अगर डिस्टेंस जीरो हो गया तो इनकी डाइपोल मोमेंट जीरो. नॉन पोलर तो जीरो डाइपोल मोमेंट, पोलर तो नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट, राइट? सो इनकी जो डाइपोल मोमेंट है वो हमारे पास जीरो आएगी एंड इनकी एक सिमेट्रिकल शेप होती है. उसकी नॉन सिमेट्रिकल शेप थी पोलर की, इनकी सिमेट्रिकल शेप है. और इनकी एग्जांपल्स देखो, नाइट्रोजन, मीथेन, देन ऑक्सीजन, देन बेंजीन. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, राइट? सो वी हैव पोलर मॉलिक्यूल्स, वी हैव नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. अब नॉन पोलर में हमने कहा कि उनके सेंटर्स जो हैं कोइंसाइड कर जाते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस से. तो लेट्स सी व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स. यहाँ हमने ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स ले लिया और
इसके ऊपर अभी यहाँ पे हमने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करा, E is 0 here, तो इसकी डाइपोल मोमेंट भी 0 है बिकॉज सेंटर्स आर कोइंसाइडिंग, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉन पोलर। बट जब हम इसके ऊपर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, सपोज इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा, द चार्जेस विल स्टार्ट मूविंग। अब हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है उसमें इक्वल पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस तो होते ही हैं। ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड positive charges they start moving in the direction of electric field and जो negative charges हैं they start moving in the direction opposite to that of electric field। तो उससे क्या होगा, अब negative और positive charges move करना शुरू कर गए तो उनके जो centers हैं वो separate हो गए, that means now they don't have zero dipole moment, they have some finite this dipole moment। So on applying electric field on non-polar molecules they become polar molecules। So this is what we have mentioned here, in the absence of external electric field the effective positive and negative charge negative centers coincide and hence dipole is not formed। ठीक है, यहाँ नहीं बनेगा, but when electric field is applied the positive charges are pushed in the direction of electric field and electrons are pulled in the direction of opposite of electric field due to separation of effective centers of positive and negative charges dipole is formed। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि on applying electric field non-polar charges they become non-polar molecules, they become polar molecules। So this is you can say one of the method to make a non-polar molecule a polar molecule। Now let's see what are dielectrics। Dielectric क्या है, a non-conducting medium or insulator is called a dielectric, but remember all insulators are not dielectrics। All dielectrics are insulators, but हर dielectric जो है वो insulator तो है, पर हर insulator dielectric होगा ये जरूरी नहीं है, because dielectric हमने किसी special insulator का नाम दिया है क्या, non-conducting materials in which induced charges are produced on their faces on the application of electric fields are called dielectrics। आपके पास कोई insulating material है और उसको आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से सिर्फ उसके सरफेस पे चार्जेस इंड्यूस हो गए। अगर ऐसा हो जाए कि इंसुलेटर के सरफेस पे चार्ज इंड्यूस हो जाए ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वी से इट इज अ डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो दैट मीन्स हमने इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक कहा, तो डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर तो है, बट हर इंसुलेटर के सरफेस पे चार्जेस इंड्यूस हो ऑन अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड ये जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब एवरी इंसुलेटर इज अ डाइलेक्ट्रिक इज नॉट नेसेसरी, एवरी डाइलेक्ट्रिक is an insulator। तो इनके एग्जांपल्स देखो, वी हैव एयर, हाइड्रोजन, ग्लास, माइका, पैराफिन वैक्स, ट्रांसफार्मर ऑयल और यू कैन हैव पेपर आल्सो। तो ये सारी इनकी एग्जांपल्स हैं डाइलेक्ट्रिक्स की, उन इंसुलेटर्स की जो डाइलेक्ट्रिक्स हो सकते हैं जिनके सरफेस पे चार्जेस इंड्यूस होते हैं ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ वी हैव पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, सपोज हमने यहाँ एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया, जैसे कि हमने ये पूरा रेक्टेंगुलर ग्रीन बाउंड्री के अंदर शो कर रखा है, एंड दीज आर द एटम्स ऑफ द डाइलेक्ट्रिक having equal positive and negative charges। और यहाँ हमने बाहर दो प्लेट्स लिए हैं, अपर प्लेट इज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, लोअर प्लेट इज हैविंग नेगेटिव चार्ज, एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और यू कैन से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट अप फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन व्हिच इज गिवन बाय E नॉट। अब इस अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं they move in the direction of electric field। ये देखो, ये जो रेड वाले पॉजिटिव चार्ज हमने दिखाए वो नीचे को आ रहे हैं, एंड नेगेटिव चार्जेस they move in the direction opposite of applied electric field, because ये पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव को रिपेल करेगी, या इस पॉजिटिव को ये नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा। किसी भी तरह से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। So on applying external electric field, positive charges they move downward and negative charges they move upward। तो charges की separation start होगी। So when a non-polar dielectric slab is subjected to an external electric field, dipoles are induced due to separation of effective positive and negative charges। जब positive negative charges separate हो जाएंगे तो dipoles बन जाएंगे। ठीक है, एंड E नॉट इज द अप्लाइड फील्ड हियर, एंड EP जो ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आए, यहाँ पॉजिटिव है, अब यहाँ आपके पास नेगेटिव है, इनकी वजह से भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, और वो देखो वो सेटअप हो रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड। एंड इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं EP, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, क्योंकि अब पोलर मॉलिक्यूल्स आ गए वहां पे। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा,
अप्लाइड माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। क्यों? क्योंकि दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी ऑपोजिट डायरेक्शन में दो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं, हम रिजल्टेंट उनको माइनस करके निकालते हैं। सो EN इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल टू E नॉट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस EP, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। सो वी कंक्लूड कि द फील्ड इज रिड्यूस्ड व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड। जब हम यहाँ पे एक कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो रहा है। एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कैसे देंगे? दैट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? E नॉट माइनस EP। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो कि हमें आगे जाके यूज भी करना है। सो वी हैव डिस्कस्ड हियर दैट व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिक एंड व्हाट हैपेंस टू इट ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर जिसके सरफेस पे चार्जेस इंड्यूस होते हैं ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर उसको जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे या डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाएगा, दूसरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक जो है वो पोलराइज हो जाएगा, वो पोलर बन जाएगा। ठीक है। सो व्हाट डज द डाइलेक्ट्रिक डू? अभी तक हमने क्या पढ़ा? व्हाट डज द डाइलेक्ट्रिक डू? अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है। Polar dielectrics already have a dipole moment like water molecule. Polar है तो हमने कहा था कि उसमें जो सेंटर्स हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के वो कोइंसाइड नहीं करते, तो इसलिए वो हमेशा डाइपोल बनाएंगे और उनके पास एक फाइनाइट नॉन जीरो डाइपोल मोमेंट होगा। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स दे आर नॉट नेचुरली पोलर, अपने अपने होते हैं, पर जब हम उनको इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे देन दे बिकम पोलर। The molecules of the dielectric align with the applied electric field in a manner to oppose the electric field. जब हम डाइलेक्ट्रिक के ऊपर एक applied electric field देंगे उसको डाइलेक्ट्रिक को, then उनके जो molecules हैं they align with the applied field। क्यों? To oppose the electric field। और वो एक अपना electric field setup करेंगे that is EP in the direction opposite to the अप्लाइड फील्ड। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। और इससे क्या होगा? जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रिड्यूस हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेस देन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट वाज फॉर अ गिवन चार्ज ऑन द प्लेट्स। जो पहले था उससे ये कम हो जाएगा, जैसे हमने भी पीछे बताया, इट विल बिकम E नॉट माइनस EP और उसको हम EN नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे देंगे। एंड एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिड्यूसिंग तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल्सो रिड्यूसेस। सो ऑन इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक, electric potential also decreases. These are the important conclusions that we draw from the study of dielectric. Now next one is dielectric strength. अब हमने देखो ये बताया कि जब हम किसी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक को, यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो धीरे धीरे वो पोलर बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो उसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं वो सेपरेट होने शुरू हो गए। दैट मीन्स अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो अप्लाई कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस दे विल सेपरेट सो मच दैट द मॉलिक्यूल ब्रेक्स। तो व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ? इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को ही नाम दिया है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। बिकॉज हमने ये बताया कि जैसे इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ाते जाएंगे, हम इंक्रीज करते जाएंगे, वैसे वैसे जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस हैं वो सेपरेट होते जाएंगे। तो दैट मीन्स अ स्टेज कैन कम व्हेन दे just break the molecule. So but we don't want any breakage of the molecule, so the maximum value of electric field that can be applied to the dielectric without its breakdown, that maximum value of electric field is known as dielectric strength. तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ही तो एक पर्टिकुलर वैल्यू को नाम दिया गया डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का, इसलिए जो इसके SI यूनिट्स होंगे वो वही होंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने करे थे SI यूनिट फ्रॉम द फॉर्मूला dV/dr वोल्ट पर मीटर, राइट। ये तो इसका SI यूनिट है, बट प्रैक्टिकल यूनिट ये पॉसिबल नहीं है बिकॉज हम डाइलेक्ट्रिक मॉलिक्यूल का एक एटम जो मॉलिक्यूल है उसका नाम दे रहे हैं। यू नो मॉलिक्यूल्स में जो चार्जेस हैं वो तो बहुत क्लोज होता है, उनके बीच की सेपरेशन बहुत कम होती है, तो मीटर तो उसके लिए बहुत बड़ा यूनिट है। तो दैट मीन्स यहाँ पे हम जो डिस्टेंस लेंगे बाय विच दे गेट सेपरेटेड वो तो हम लेंगे मिलीमीटर में, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल्स। और इतना वो स्ट्रॉन्ग है, यू नो डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटर, तो इंसुलेटर में तो बहुत टाइटली बाउंड होते हैं चार्जेस,
तो उसके लिए जो हमें स्ट्रेंथ जस्ट फॉर फ्यू मिलीमीटर सेपरेशन हमें जो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देना पड़ेगा दैट विल बी इन किलोवोल्ट. सो दैट्स व्हाई द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज नॉट वोल्ट पर मीटर, दैट इज द SI यूनिट. Practical unit is kilovolt per millimeter. Here are the values of some dielectric strengths for some materials, like vacuum के लिए it is infinite. ऐसा नहीं आपको ये याद नहीं करनी है values, just एक कंपैरिजन करने के लिए कि कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किस वो जो कौन सा ऐसा मटेरियल है जो ज्यादा डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ वाला है, उसका एक कंपैरेटिव स्टडी करने के लिए हमने ये टेबल एक शो कर दिया. जैसे वैक्यूम के लिए हमने इन्फिनिटी बताया है, एयर के लिए इसकी वैल्यू है 0.821, ऐसी बाकियों के लिए है. तो वी हैव सम कंपैरेटिव स्टडी कि किसके लिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसके लिए कम है. दिस इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ. Now comes the very important topic of this chapter, that is capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab between its plates. ये question 3 marker question हमारे exam में आ जाता है, where you get the question in the form कि derive an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor with dielectric slab between its plates, or discuss the effect of dielectric slab on the capacitance of a parallel plate capacitor. So here we have shown a parallel plate capacitor with one plate having positive charge and another plate having negative charge. ठीक है, तो यहाँ हमारे पास अपर प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, लोअर प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है, और उसकी वजह से इसका जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा E नॉट पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे हो जाएगा. एंड प्लेट्स के बीच की सेपरेशन हम D लेते हैं, और इन प्लेट्स के बीच में हमने ये एक पर्पल कलर वाली डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दी जिसकी थिकनेस है T, एंड ऑब्वियसली T इज लेस देन D हियर. और अभी हमने पीछे करा कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर लेती है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन ऑपोजिट टू द अप्लाइड फील्ड. तो E नॉट के ऑपोजिट EP सेटअप हो जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन, एंड रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E नॉट माइनस EP. ठीक है, तो अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दो अलग अलग वैल्यूज वाला है, दो अलग अलग थिकनेसेस में. T थिकनेस में इसकी वैल्यू है EN, E नॉट माइनस EP, और ये जो बाहर वाली थिकनेस है ये और ये नीचे वाली, टोटल तो D थी ये, उसमें से ये T माइनस कर देंगे तो ऊपर और ये नीचे के मिला के थिकनेस हो जाएगी D माइनस T. इस D माइनस T में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन तो नहीं है क्योंकि स्लैब नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट. तो इसलिए देखो पोटेंशियल यूजिंग द फॉर्मूला V इक्वल्स टू E इंटू D, हमारे पास पोटेंशियल की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक थिकनेस T में और एक थिकनेस D माइनस T में. D माइनस T में इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, तो यहाँ पे पोटेंशियल आ जाएगा E नॉट इंटू D माइनस T, प्लस यहाँ पोटेंशियल आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू थिकनेस, थिकनेस इज T एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज EN, तो EN इंटू T. और अभी हम पीछे बता के हटे हैं कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इट इज E नॉट बाय EN, तो यहाँ से EN क्या आ जाएगा E नॉट बाय K. ये जो EN की वैल्यू है यहाँ पुट कर दे ताकि दोनों वैल्यूज ये वाली E नॉट के टर्म्स में आ जाए. E नॉट यहाँ ऑलरेडी था, इस EN को भी हम E नॉट बाय K पुट कर देंगे. सो V इक्वल्स टू E नॉट विद इन ब्रैकेट D माइनस T प्लस E नॉट बाय K इंटू T, राइट. यहाँ से अब हमारे पास हम E नॉट कॉमन ले सकते हैं, तो E नॉट जब कॉमन लेंगे तो विद इन ब्रैकेट D माइनस T प्लस T बाय K. This E naught is the electric field between the plates of the capacitor, और उसकी वैल्यू हम previous topics में कर चुके हैं कि it is sigma by epsilon naught. और ये जो sigma by epsilon naught आया है इसमें sigma is surface charge density, और उसकी वैल्यू हमें पता है कि it is charge per unit area, तो उसकी जगह पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं Q by A. So you get E naught equals to Q by epsilon naught A. इस E naught की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं. तो when you put this value here in the formula of V, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, this V will be equal to E naught. E naught की जगह हम लिख रहे हैं Q upon epsilon naught A, और ब्रैकेट में है आपके पास D minus T plus T by K, right? And from here जब आपके पास ये Q by V निकालोगे, बिकॉज हमें कैपेसिटेंस बतानी है, तो जब आप Q by V कैलकुलेट करोगे यहाँ से Q अपॉन V, V इधर आ जाएगा और ये एप्सिलॉन नॉट A उधर चला जाएगा. तो देखो C इक्वल्स टू Q बाय V फॉर्मूला लगाएंगे, एप्सिलॉन नॉट A इधर आ गया, नीचे डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा D माइनस T प्लस T बाय K, राइट. यहाँ से अब हम D कॉमन लेंगे, क्यों? क्योंकि हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर
with air between its plates, उसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी. स्टार्टिंग में हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि सी नॉट, it is epsilon naught A by D, right? This is the capacitance of the parallel plate capacitor with air between the plates. तो इसलिए इसको इससे कंपेयर करने के लिए what are we doing here? हम यहाँ पे epsilon naught A upon D minus T plus T by K था, तो इसमें से D कॉमन ले रहे हैं. देखो जैसे यहाँ हमने शो करा, हमने यहाँ से D कॉमन ले लिया, और D जब कॉमन लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D विद इन ब्रैकेट, यहाँ D कॉमन लिया तो 1 आ गया, माइनस T के साथ D नहीं था तो T बाय D हो जाएगा, ठीक है, प्लस T अपॉन D के आएगा, और इन दोनों में से भी हमने 1 बाय D भी कॉमन ले लिया और T भी कॉमन ले लिया, तो T बाय D कॉमन आ गया ब्रैकेट में 1 माइनस 1 बाय K. नाउ दिस एप्सिलॉन नॉट A बाय D, दिस वन, दिस इज नथिंग बट C नॉट. तो in place of this we can write C naught, और नीचे आ जाएगा 1 minus T by D within bracket 1 minus 1 by K. If you compare this formula C naught and of C, you can see कि C is greater than C naught, right? C is greater than C naught. So that means जब हमने कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम या डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करी, तो उससे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जो है इंक्रीज हो गई. सो C इज ग्रेटर देन C नॉट, दैट मींस कैपेसिटेंस इंक्रीजेस विद इंट्रोडक्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब. तो जब भी हमें कभी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को बढ़ाना हो, एक तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि हम प्लेट्स का एरिया ज्यादा रख सकते हैं, उनके बीच की सेपरेशन कम कर सकते हैं, और नाउ अनदर मेथड हम पहले भी पिछले टॉपिक्स में कर चुके हैं, बट नाउ वी आर प्रूविंग इट कि बाय introducing the dielectric slab between the plates of the capacitor, we can increase this capacitance. Now what happens if this dielectric slab, it completely fills the space between these plates? अगर ये पूरा ये वाला space cover कर दे यहाँ से, तो that means we can say T equals to D. यहाँ T equals to D अगर आ जाता है, तो हम अगर यहाँ पुट करते हैं T equals to D, तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ से 1. तो now you will get 1 minus 1 plus 1 by K. 1 minus 1 फिर कट जाएगा, वो 1 by K रेसिप्रोकल होके ऊपर K चला जाएगा, तो C will be equal to KC naught. तब आपके पास ये आ जाएगा, राइट? अगेन आई एक्सप्लेन कि अगर हम ये कहें कि if the dielectric slab it completely fills the space between the plates, तो that means T will be equal to D. अगर हम यहाँ पे T को D पुट कर देते हैं, तो देखो ये कट जाएगा, T और D कट गया, यहाँ 1 हो गया, और ये आ जाएगा 1 माइनस, अब ये ब्रैकेट खोलोगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस साइन है, तो 1 माइनस 1 कैंसल्स, देन 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 बाय के. तो दैट मीन्स डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ पूरा सिर्फ बचेगा 1 बाय के, और 1 बाय के वो रेसिप्रोकल होकर के ऊपर चला जाएगा. सो यू विल गेट C equals to K times C naught और K equals to C by C naught. तो ये एक और डेफिनेशन यहाँ से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बन जाती है, that it is the ratio of capacitance of a capacitor with medium or with dielectric slab between its plates to the capacitance of the capacitor with air or vacuum between the plates. And we know that K is always greater than 1, so C is always greater than C naught. यहाँ से भी पता चल रहा है कि C naught को आप K से मल्टीप्लाई कर रहे हो तब C आ रहा है, so that means capacitance increases here. So I hope this topic is clear. This is very very important derivation. एक बार इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के समझ के इसकी रिटर्न प्रैक्टिस करके देखो, जहाँ पे कोई स्टेप ना समझ आए, वॉच द वीडियो अगेन. नाउ दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से भी आपको जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कि विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख देते हैं तो उससे ये इन चीजों पर क्या इफेक्ट आता है. बट इन 2 केसेस, वो केसेस क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जनरली हम एग्जाम में क्वेश्चन में ये चीज का ध्यान नहीं देते कि वेदर बैटरी इज kept connected to the capacitor or it is disconnected. ठीक है, अगर कनेक्ट करेंगे तब थोड़े आंसर्स अलग आएंगे, अगर डिस्कनेक्ट करेंगे तो अलग आएंगे. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस दीज पॉइंट्स. व्हेन बैटरी इज डिस्कनेक्टेड, अगर हमने कैपेसिटर को चार्ज करा एक बैटरी के साथ कनेक्ट करके और उसके बाद बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, कैपेसिटर इज चार्ज फुली, तो दैट मीन्स उसका जो चार्ज है वो उसके पास उतना ही रहेगा, हम उसको कहीं और यूज नहीं कर रहे.
सो चार्ज रिमेन्स द सेम। अगर हम बैटरी को डिसकनेक्ट कर देते हैं तो कैपेसिटर का जो चार्ज है वो कांस्टेंट रहता है, और अगर बैटरी को कनेक्ट करके रखते हैं तो तब उसका जो वो पोटेंशियल है वो सेम रहता है। पोटेंशियल रिमेन्स द सेम क्योंकि बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड, तो उसका जितना भी पोटेंशियल का फॉल होगा कैपेसिटर का वो साथ साथ बैटरी उसको कवर करती जाएगी। सो दैट्स व्हाई ये दो चीजों का ध्यान रखना है। इफ बैटरी इज डिसकनेक्टेड then charge remains the same. If battery is kept connected, then potential remains the same. Now what about other quantities? हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखी फर्स्ट केस में जब हमने कैपेसिटर को चार्ज करा और बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, तो चार्ज रिमेन्स द सेम, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। बैटरी कनेक्ट करी है या नहीं करी, कैपेसिटेंस तो बढ़ेगी ही अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन। देन इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेस, हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब भी डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज E नॉट माइनस EP, ये डिक्रीज करेगा। देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्सो डिक्रीजेस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिक्रीज हुआ, आपके पास फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू CV। Q इक्वल्स टू CV, तो वहां से अगर हम V लिखते हैं तो V क्या आ जाएगा, वी हैव फॉर्मूला दैट इज Q इक्वल्स टू CV, तो यहाँ से V क्या आ जाएगा, Q बाय C। ठीक है, अब देखो Q तो कांस्टेंट है, C हम कह रहे हैं बढ़ रहा है, अगर C इंक्रीज होगा तो V डिक्रीज हो जाएगा। सो पोटेंशियल डिफरेंस विल डिक्रीज। देन एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड यू हैव, अब हमें कौन सा फॉर्मूला एनर्जी के लिए यूज करना है, हमारे पास तीन रिलेशंस है एनर्जी के, U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, हाफ QV और Q स्क्वायर बाई 2C। एंड आई टोल्ड यू कि हम वो फॉर्मूला यूज करने की कोशिश करते हैं जिसमें कोई एक क्वांटिटी कांस्टेंट हो। तो जैसे यहाँ पे देखो हमारे पास कांस्टेंट है चार्ज, तो हम एनर्जी का चार्ज वाला कोई फॉर्मूला लेंगे। तो चार्ज देखो, चार्ज वाला कौन सा था, या तो हाफ QV था या Q स्क्वायर बाय 2C था। नाउ इट्स योर विश कि आपने कौन सा यूज करना है। देखो अगर मैं फर्स्ट यूज करती तो ज्यादा इजी है, Q इज कांस्टेंट एंड V, जो V है वो हम कह रहे हैं वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसलिए जो एनर्जी है वो भी डिक्रीज हो जाएगी। सो दीज आर द क्वांटिटीज दैट विल चेंज व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर एंड बैटरी इज डिस्कनेक्टेड। तो इसमें चार्ज चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज होगी और बाकी सब कुछ जो है वो डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी स्टोर्ड एंड इवन एनर्जी डेंसिटी आल्सो, बिकॉज वो एनर्जी डेंसिटी क्या है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो अगर एनर्जी कम हो रही है तो एनर्जी डेंसिटी भी कम होगी। नेक्स्ट, इफ बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड, तो आई टोल्ड यू कि अगर बैटरी को कनेक्ट करके रखेंगे तो पोटेंशियल विल रिमेन द सेम। पोटेंशियल सेम रहता है, कैपेसिटेंस बढ़ती है, जैसे हमने पहले करा था कि कैपेसिटेंस तो ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली बढ़ेगी ही, चाहे बैटरी कनेक्टेड है चाहे डिसकनेक्टेड है। कैपेसिटेंस बढ़ेगी तो चार्ज भी बढ़ेगा, बिकॉज यू हैव द फॉर्मूला Q इक्वल्स टू CV। Q इक्वल्स टू CV है, तो हमारे पास देखो अब यहाँ पे जो V है वो कांस्टेंट है बट C बढ़ रहा है, तो C इंक्रीज होने से चार्ज इंक्रीज होगा। सो चार्ज इंक्रीजेस, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, potential remains the same and electric field also decreases because E equals to V by D। तो हमने V by D, और यू कैन से यहाँ से अगर हम लें E equals to, ये फॉर्मूला अगर आप लेते हो E नॉट बाय EN, तो वहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिक्रीज होता है। पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीजेस, क्योंकि एनर्जी स्टोर्ड इंक्रीजेस कैसे, अब हमारे पास इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट है तो हम कोई इसका पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लेंगे। यू कैन टेक फर्स्ट वन अगेन, हाफ QV। ये हाफ QV लेते हैं अगर हम, तो देखो V कांस्टेंट है और चार्ज बढ़ रहा है, चार्ज बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और अगर एनर्जी बढ़ेगी तो एनर्जी डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको दो तरह से क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन में दिया जा सकता है कि बैटरी इज डिस्कनेक्टेड और दूसरे में दिया जा सकता है बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड। इनमें से कौन सी क्वांटिटीज पूछी है, सारी की सारी पूछी है या कोई एक दो तीन जो भी पूछी है, अकॉर्डिंगली यू कैन एक्सप्लेन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नाउ let's see what happens when we insert a dielectric। जब हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो क्या होता है, when with battery attached, ये देखो फिर हमने यहाँ शो कर दिया कि with battery attached, इसमें attached है, इसमें disconnected है, V is constant और यहाँ पे Q constant होगा। so more charge flows to the capacitor। यहाँ अगर potential constant है तो चार्ज ज्यादा फ्लो करेगा, ज्यादा कैपेसिटर के पास जाएगा, तो दैट मीन्स चार्ज इंक्रीजेस। पहले Q इक्वल्स टू CV था और C की वैल्यू K टाइम्स होती है
अगर हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करते हैं तो चार्ज ऑल्सो बिकम्स k टाइम्स, सो इट इज KCB नाउ. एंड इन दिस केस B इज कांस्टेंट बिकॉज बैटरी इज केप्ट कनेक्टेड. यहाँ हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया. इसमें देखो यहाँ वोल्ट मीटर से पता चल रहा है कि पहले कुछ पोटेंशियल था, अब पोटेंशियल यहाँ 0, तो बैटरी इज डिस्कनेक्टेड. तो जब बैटरी डिस्कनेक्ट कर देंगे चार्ज कांस्टेंट रहता है एंड वोल्टेज फॉल कर जाएगी. वोल्टेज फॉल करी तो V इक्वल्स टू Q बाई C. चार्ज कांस्टेंट है, C इज K टाइम्स, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल है वो 1 बाई K टाइम्स हो जाएगा. कैपेसिटेंस इंक्रीज होने की वजह से पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा. राइट, नाउ प्रैक्टिस टाइम. लेट्स have a look at this question. What changes? Two identical parallel plate capacitors are connected in series to a battery as shown below. ये देखो parallel plate capacitors हमने लगाए हैं बैटरी के साथ. If a dielectric is inserted in the lower capacitor, कहता है कि अगर नीचे वाले कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हम एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दें तो which of the following increase for that capacitor? तो इनमें से कौन सी वैल्यू इंक्रीज होगी? कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर. इस कैपेसिटर का बताना है. फॉर दैट कैपेसिटर मतलब जिस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा है. सो लेट्स हैव अ लुक एट दिस सॉल्यूशन. कहते हैं कि जब हम यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, जो कि हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं. इट बिकम्स K टाइम्स. कैपेसिटेंस बढ़ती है, चार्ज इंक्रीज होता है. Charge on the upper plate comes from the upper capacitor, so its charge also increases. ठीक है, यहाँ चार्ज जो कहते हैं जो इसको चार्ज मिलेगा वो अपर कैपेसिटर से आएगा और इसका चार्ज बढ़ेगा. एंड Q डैश इक्वल्स टू CV1, इट इंक्रीजेस ऑन द अपर कैपेसिटर. क्यों? क्योंकि यहाँ चार्ज यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस बढ़ी तो कैपेसिटेंस के बढ़ने से चार्ज बढ़ेगा और जो चार्ज बढ़ेगा तो V1 will also increase. कैपेसिटेंस उसकी उतनी है, इसमें तो आपने डाइलेक्ट्रिक ने इंट्रोड्यूस करा, इसकी कैपेसिटेंस उतनी है. सो Q is equal to CV1. अगर हमारे पास ये चार्ज बढ़ रहा है तो V1 will also increase, right? अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला. अब V1 इंक्रीज हो गया, इसका पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल इज V1 प्लस V2. इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल. अब अगर ये बढ़ गया तो इसका पोटेंशियल जो है वो कम हो जाना चाहिए. राइट, सो V2 विल डिक्रीज. तो ये जो इसके क्वेश्चन, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, वोल्टेज डिक्रीज करेगा, चार्ज इंक्रीज करेगा और एनर्जी जो है वो, ये फॉर्मूला ले लो, Q स्क्वायर बाय 2C. चार्ज हमने कहा इंक्रीज होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है, तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम ये लेते हैं हाफ CV स्क्वायर. कैपेसिटेंस तो बड़ी पर पोटेंशियल कम हुआ तो ज्यादा इफेक्ट किसका आ रहा है? पोटेंशियल का. सो एनर्जी इट डिक्रीजेस. राइट, सो दीज आर द क्वांटिटीज दैट विल चेंज. नाउ द सिमिलर क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं उसकी थोड़ी सी फॉर्म चेंज करिए और वही चीजें उसने पूछी कि व्हाट हैपेंस टू कैपेसिटेंस, चार्ज ऑन द कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी स्टोर्ड. क्वेश्चन की फॉर्म देखो कैसे चेंज हुई. A charge Q is initially placed on a parallel plate capacitor with an air gap between the electrodes. पहले हमारे पास पैरेलल प्लेट की कैपेसिटर के बीच में एयर थी, हमने उसको चार्ज Q दिया. देन द कैपेसिटर इज इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड. मींस अब देखो थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी. इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड मींस इट इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द बैटरी. A sheet of paper is then inserted between the capacitor plates. अब sheet of paper इंट्रोड्यूस करने का क्या मतलब है? मीन्स डाइलेक्ट्रिक. हमने डाइलेक्ट्रिक जहां करा तो वहां पे हमने एग्जांपल्स में मैंने आपको पेपर भी बताया था. तो जब पेपर इंट्रोड्यूस करा तो इसका मतलब हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करा. तो उसने डायरेक्टली डाइलेक्ट्रिक ना कह के शीट ऑफ पेपर कह दिया. तो बाकी सब कुछ पूछा. डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करने से और बैटरी को डिस्कनेक्ट करने से. डिस्कनेक्ट करने पे हमने कहा कि चार्ज तो सेम रहता है, कैपेसिटेंस बढ़ती है, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा बिकॉज V इज इक्वल टू Q बाई C. C बढ़ेगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा. एनर्जी स्टोर जो है वो हाफ QV अगर आप लेते हो तो हाफ QV के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो एनर्जी वो भी कम हो जाएगी. ऑलरेडी हम कर चुके हैं, बस इसमें सिर्फ उसने चेंज कर दी थोड़ी सी लैंग्वेज. बैटरी डिस्कनेक्टेड की जगह इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड लिख दिया और डाइलेक्ट्रिक की जगह उसने शीट ऑफ पेपर दे दिया. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक्स वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट polar and non-polar molecules, dielectric, then what happens when electric field is applied to non-polar molecules or dielectric, फिर dielectric strength करा, फिर हमने dielectric material कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में इंट्रोड्यूस करने के बाद उसका इफेक्ट डिस्कस करा. एंड these are the topics for today, and with this the chapter capacitance is over. So please go through all the topics, do written practice of numericals, go through reasoning questions. God bless you all. Thank you so much.